हेलो दोस्तों, मेरे साथ ज़िंदगी ने बहुत बुरा किया था। इसलिए अब मेरी माँ चाहती थी कि जल्दी जल्दी मेरी शादी हो जाए। उसने मेरे पिता से कहा कि कोई अच्छा सा रिश्ता तलाश करके लाएं। मेरे पिता मेरी माँ को कहते रहे कि मैंने रिश्ता तलाश कर लिया है, लड़का बहुत अच्छा है। लेकिन जब भी मेरी माँ कहती थी कि लड़के की तस्वीर दिखा दो, घर वालों से मिलवा दो, तो वह कहता था कि तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है, बस मुझ पर भरोसा करो, लड़का बहुत अच्छा है, सब कुछ बिल्कुल ठीक है। मेरी माँ ने भी बात मान ली, क्योंकि उसकी बात न मानती तो और किसकी बात मानती। हम दोनों का उस आदमी के अलावा कोई नहीं था। लेकिन जब उसी दिन शादी के लिए सब तैयारियां करके बैठ गए, मैं दुल्हन बन गई। मेरी माँ ने मेरा थोड़ा बहुत सामान बना दिया था, सब रिश्तेदारों को बुला लिया। तो उस दिन तो लड़की को सबने देखना ही था, पर उसने सर पर ऐसा सेहरा बांध रखा था कि उसकी शक्ल ही नज़र नहीं आ रही थी। और जब शादी हो गई तो यह देखकर सब हैरान रह गए कि वह लड़का नहीं बल्कि वह तो मेरा अपना सगा भाई था। मेरा नाम श्रेया है। मेरी उम्र 18 साल थी। मैं अपनी माँ के साथ रहती थी। हम लोग बहुत गरीब थे। हमारा छोटा सा घर था। मेरी माँ मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। लोगों के घरों में काम करती थी, लेकिन मुझे साथ काम करने के लिए नहीं ले जाती थी। वह कहती थी कि तेरी माँ मेहनत कर रही है, तुझे करने की ज़रूरत नहीं है। मेरा पापा ज़्यादा मेहनत नहीं करते थे, कभी काम कर लेते थे कभी नहीं। उनका काम ठेकेदारी का था और वह बसों के अड्डों पर ठेकेदारी करते थे। उन्हें वहाँ से अच्छे पैसे मिलते अगर वह रोज़ यह काम करते, लेकिन एक दिन पैसे लेकर 3 दिन उनकी पैसों पर चलाते थे। फिर जब पैसे ख़त्म हो जाते थे तो दोबारा जाकर पैसे कमाते थे। लोग भी उन पर भरोसा नहीं करते थे और कहते थे कि तुम रोज़ नहीं आते, इसलिए उन्हें कभी कहीं से भी काम नहीं मिलता था। लेकिन उन्हें कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि उनके घर में सब कुछ हो रहा था। मेरे साथ बहुत बुरा हुआ। मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ इतना बुरा हो सकता है। मैंने अपनी एक सहेली की शादी में चली गई और वहाँ जाकर मैंने डांस करना शुरू कर दिया, जैसे शादी में लड़कियाँ नाचती और गाती हैं। हमारे घर में वैसे भी कोई मनोरंजन नहीं था, कोई खुशी नहीं थी, ना टीवी थी ना मोबाइल, कुछ भी नहीं था। ऐसे में जब मनोरंजन का मौका मिलता है तो लोग थोड़े पागल हो जाते हैं। तो मैं भी हो गई और मैंने वहाँ डांस करना शुरू कर दिया। लेकिन शादी में आए हुए एक लड़के ने मेरी वीडियो बना ली और कुछ दिनों बाद मैंने देखा कि उसने मेरी वीडियो वायरल कर दी थी और उस पर निहायत ही अजीब किस्म की बातें लिखती थी। और यह वीडियो एक जगह नहीं कई जगहों पर वायरल हो गई थी। मैं उस वीडियो में ठुमक ठुमक के नाच कर रही थी। पहले तो हमें पता ही नहीं चला कि वीडियो वायरल हो गई है, क्योंकि हमारे पास कोई मोबाइल वगैरह नहीं था। लेकिन फिर कुछ रिश्तेदारों के पास मोबाइल थे, जिन्होंने जब यह सब देखा तो वे हमारे घर आ गए। हमारे कोई भी रिश्तेदार अच्छे नहीं थे। जब वे घर आए तो मेरे पिता को पता था कि कोई ना कोई परेशानी है, तभी ये लोग घर आए हैं। उन्होंने आकर कहा कि बेटी को बदनाम कर दिया, अब आपकी बेटी का रिश्ता कोई भी नहीं करेगा, सब कुछ खत्म हो गया है और आप लोग आराम से बैठे हैं। मेरे माँ बाप परेशान हो गए कि ऐसी क्या बात हो गई है। उन्होंने अपने फ़ोन से हमें वीडियो दिखाई तो हमारे होश उड़ गए। हमें पता ही नहीं था कि यह सब कुछ हो चुका है। मेरे पिता ने सबके सामने मेरे चेहरे पर थप्पड़ मारा और कहा कि यह क्या किया तूने। मेरी माँ भी गुस्से में आ गई और मैंने रोना शुरू कर दिया। लेकिन फिर मैंने उन्हें बताया कि मैंने क्या किया है। मैं तो शादी में गई थी और आप लोगों से पूछ कर गई थी, और शादी में अगर कोई जाता है और थोड़ा नाच गाना कर लेता है तो उसमें ऐसी कौन सी बात है। मेरे माँ बाप खुद शादियों में जाकर इसी तरह नाचते थे, खुशी मनाते थे। मैंने भी किया तो क्या हो गया। गलती मेरी नहीं थी, गलती उस आदमी की थी जिसने मेरी वीडियो वायरल की थी। लेकिन औरत कुछ भी करे बिल उसी पर फटता है। मेरे पापा ने कहा तुझे क्या ज़रूरत थी डांस करने की, तू आराम से नहीं बैठ सकती थी।
तुझे नहीं पता आजकल हर इंसान के हाथ में फ़ोन और दिमाग में न जाने क्या भरा हुआ है। इस तरह की हरकतें तो होती है, और फिर तेरी ही वीडियो वायरल क्यों हुई? बाकी लड़कियां भी तो वहाँ थी, उन्होंने क्यों नहीं डांस किया? वे कहते हैं कि पहले ही नर्क में रह रही हो तो नर्क बुरा नहीं लगता। मेरे लिए तो मेरा घर ही नर्क था, और क्या बुरा लगना था? मुझे क्या कह सकते थे? वे कहते थे कि अब से तेरा आना जाना बंद कर देंगे। बंद मेरा आना जाना? पहले मैं कहाँ जाती थी? इन लोगों ने तो मुझे पढ़ाई भी नहीं करवाई और ना ही मेरे लिए कोई व्यवस्था की थी, जो अब कर रहे हैं कि हम कहीं नहीं करेंगे। लेकिन बात वही है कि जब लड़की के साथ कुछ बुरा हो जाए, या आप उसे खिला पिला ना सके या उसे पढ़ा भी ना सके, तो फिर कहते हैं कि उसकी शादी कर दो। रात को मेरी माँ ने मेरे पिता से बात की। मैं उनकी आवाज़ें सुन रही थी। छोटा सा घर था। वह कहने लगी, श्रेया की शादी कर देते हैं, कोई लड़का तलाश करते हैं और उसकी शादी हो जाए तो अच्छा है। मेरे पापा कहने लगे, हाँ बात तुम्हारी ठीक है, अब यह बदनाम हो गई है, अब इसकी शादी हो ही जाए तो अच्छा है। लेकिन बदनाम होने के बाद इससे शादी कौन करेगा? अरे इतना मुश्किल काम दे दिया तुमने, कहाँ से मैं इसके लिए रिश्ता तलाश करूँगा? मेरी माँ ने कहा, देखो तुम ही कर सकते हो और कोई नहीं कर सकता। मैं तो बाहर नहीं जा सकती, मुझे नहीं पता कहाँ जाऊँगी, क्या करूँगी, किससे बात करूँ? वे होते हैं ना रिश्ते करवाने वाले, उनसे बात करो। मेरे पापा ने कहा, उनकी बड़ी फीस होती है। मेरी माँ कहने लगी, कुछ तो करना पड़ेगा, इसकी शादी करवा देते हैं ताकि मामला हल हो जाए। मेरी माँ मेरे पापा के पैरों को दबा रही थी और साथ साथ इस तरह मेहनत कर रही थी जैसे कोई छोटा आदमी किसी बादशाह के सामने मेहनत करता है। बादशाह सलामत, आप ही कुछ कर सकते हैं। उन्होंने भी कह दिया, ठीक है, मैं कोई रिश्ता तलाश करूँगा। जगह जगह मारामारी करनी पड़ेगी, पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा। इतने पैसे भी नहीं हैं मेरे पास। तो मेरी माँ ने अपनी कानों से सोने की आखिरी बालियाँ उतार के दे दी और कहा, इनको बेच दो और रिश्ते का इंतज़ाम कर दो। उनको साथ यह भी कह देना कि बस सादगी से विवाह करना चाहते हैं, हम कोई धूमधाम नहीं करना चाहते। बाकी मेरी समिति निकलेगी तो मैं वो भी दे दूँगी, बस मेरी बेटी की शादी करवा दो। रात को मैंने अपनी माँ से कहा, आपकी बेटी किसी के साथ भाग कर वापस तो नहीं आई है? किसी ने आपकी बेटी पर हमला तो नहीं कर दिया जो आप इस तरह कर रही हैं? अरे वीडियो वायरल हुई है तो इसमें मेरा क्या कसूर है? मेरी माँ ने कहा, तुझे क्या पता, औरत का ही कसूर होता है। अरे औरत का तभी कसूर होता है जब उसका कोई कसूर नहीं होता। और तेरी शादी हमें कभी ना कभी तो करनी ही थी, बस यही सोचकर तेरी शादी कर रहे हैं। तुझे क्या परेशानी है? क्या तुम किसी को पसंद करती हो? मैंने कहा, मुझे किसी को पसंद करने की इजाज़त कहाँ है? गरीब आदमी मोहब्बत भी करे तो कैसे करे? मुझे कोई पसंद नहीं है। लेकिन जो आप जल्दी जल्दी में मेरी शादी करवा रही हैं, कोई अजीब आदमी ही मेरे माथे लग जाएगा जैसे आपके माथे लगा। मेरी माँ ने कहा, तुझे शर्म नहीं आती अपने पिता को ऐसा कहते हुए? मैं कुछ बोलना चाहती थी लेकिन चुप हो गई। मेरी माँ ने कहा, अब वह बात मत करना जो तुम हमेशा करती हो, नहीं तो तेरी जवान खींच लूँगी। इंसानों की तरह शादी करने की तैयारी कर, तेरे बाप के जिम्मे है, वह कोई अच्छा सा रिश्ता तलाश करके लाएगा। मैंने कहा, मेरे बाप को जानती ही कौन हो जो वह अच्छा रिश्ता लेकर आएगा? जो जानता है उसे तो कर्ज और नशे की आदत के लिए ही जानता है। ऐसे लोग जानने वाले भी एक जैसे ही होते हैं। अब मेरी माँ गुस्सा आ गया और उसने मुझे कहा, अगर तुम्हें अपने भविष्य की, अपनी आने वाली ज़िंदगी की इतनी फिक्र थी तो किसी की शादी में जाकर नाचने की क्या ज़रूरत थी? पैसे ले रही थी क्या? मुझे अपनी माँ पर गुस्सा नहीं आया। वह एक गरीब औरत थी जो ज़िंदगी भर की कठिनाइयों से जूझी थी। उसने अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े दुख उठाए थे, इतने कि किसी ने भी ना देखे हों। फिर वह लोगों के घरों में काम करती थी, उनकी बातें सुनती थी, परेशान रहती थी। और फिर रिश्तेदार घर आकर ऐसी बात करने लगे कि तुम्हारी बेटी की वीडियो वायरल हो गई है। उन्होंने तो ऐसा बात की जैसे पता ही नहीं कौन सी वीडियो वायरल हो गई है। ज़माना किस तरफ जा रहा है यह तो हम सब लोग ही जानते हैं। बस मैंने सोच लिया कि ठीक है,
मेरी शादी करवा देते हैं तो करवा दे। गरीबों की बेटियों की शादी ऐसे ही मामला होता है कि एक नर्क से निकलकर जिस घर जाती है वहाँ भी कुछ नहीं होता, उल्टा वहाँ जाकर उन्हें गैरों के काम भी करने पड़ते हैं और फिर बातें भी सुननी पड़ती है। पर चलो, इस घर से तो निकल जाती। हो सकता है मेरा पति अच्छा इंसान होता, मेरा थोड़ा ख्याल ही कर लेता, कम से कम मेरा कोई अपना तो होता। मैं उसके कंधे पर सिर रख के जी लेती, कभी उसका हाथ पकड़ के यह तो महसूस कर लेती कि मैं अकेली नहीं हूँ। जो भी है जैसा भी है, मेरे लिए कोई है तो सही। और शादी में रखा क्या होता है, एक हमसफ़र मिल जाता है तो आपको खुद भी रुलाता है, लेकिन कभी कभी आपके आंसू भी साफ कर देता है। उसकी वजह से भी आपकी ज़िंदगी में बहुत उधम मचता है, लेकिन आपको संभाल भी लेता है। बस यही शादी होती है। मेरे बाप ने एक दिन घर आकर कहा, आज मैं बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूँ। ऐसा रिश्ता मिला है अपनी श्रेया के लिए कि बस पूछो ही मत। आज सुबह ही मुझे मेरी माँ के साथ मेरी लड़ाई हुई थी और मैंने कहा था कि मैं अपने पापा के लाए हुए रिश्ते वाले लड़के के साथ कभी शादी नहीं करूँगी, क्योंकि इससे तो अच्छा है कि मैं खुदकुशी कर लूँ। और मेरी माँ ने मुझे कहा था, तुझे अपने बाप पे भरोसा नहीं है? मैंने कहा था, मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है। और आज ही रात को मेरा बाप घर आया और आते ही ऐलान करने लगा कि जैसे दुनिया का सबसे खूबसूरत लड़का उसी को मिल गया है और सबसे बड़े घर का रिश्ता। उसने कहा, ऐसा लड़का है, ऐसा देखेगी तो हैरान रह जाएगी। अरे घर में कोई नहीं, उसके ना कोई सास का झंझट, ना कोई ननद का झंझट, ना जेठानी, ना भाभी, ना देवर, ना ससुर, कुछ भी नहीं है। मेरी माँ ने कहा, क्या अनाथ आश्रम से रिश्ता पसंद करके लाए हो? तो उसने कहा, तेरे मुंह में तो हमेशा कांटे ही भरे रहते हैं, पूरी बात तो गौर से सुन ले। अमीर आदमी है, घर वालों के बीच कोई लड़ाई झगड़ा हुआ था, जायदाद के मामले में बहुत साल पहले सारे मर गए थे, बस एक ही यही बचा है और करोड़ों की जायदाद है, करोड़ों की जायदाद का मालिक है। अब मेरी माँ के भी कान खड़े हो गए थे। उसने कहा, लेकिन उनका कहना है कि लड़की हमें ऐसी चाहिए कि उसके घर वाले उसे ज़्यादा नहीं मानते हैं। लड़की देखकर बार बार घर में चक्कर न लगाए, बस लड़की घर को संभाले और लड़की खूबसूरत होनी चाहिए। और वह तो हमारी श्रेया हद से ज़्यादा है, हमें भी कौन सा बार बार उसके घर जाना है। मेरी माँ ने कहा, क्यों, हम बेटी देंगे तो क्या घर भी नहीं जा सकते? मेरे पापा ने कहा, अरे यह किसने कहा कि जा नहीं सकते, पर यह जो रोज़ रोज़ के चक्कर होते हैं ना, इससे वो आदमी घबराता है, अमीर बनता है, सुकून पसंद आदमी है, इसलिए। मेरी माँ ने कहा, उम्र कितनी है उसकी? तो कहने लगा, वही जितनी श्रेया की होगी, 18 साल तो वह होगा, कोई 20-21 साल का। ख़ानदानी जायदाद है, इसलिए इतना अमीर है, और उसे कुछ करने की क्या ज़रूरत है। मेरी माँ ने कहा, नाम क्या है लड़के का? तो कहने लगा, अजय नाम है। माँ ने कहा, हाँ, नाम तो बड़ा नवाबों वाला है। मेरे पापा ने कहा, नवाब से कम नहीं है, बहुत पैसा है उसके पास, बड़ी मुश्किल से मिला है यह रिश्ता, पता नहीं कहाँ कहाँ धक्के खाने पड़े। तुमने यह सोने की कड़ियाँ दी थी ना, उनके सारे पैसे तो लग गए। मेरी माँ ने कहा, अरे कोई बात नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैंने तो कमेटी वाले से बात भी कर ली है, बस जल्दी जल्दी आप हाँ बोल दो और लड़का दिखा दो। मेरे पापा ने कहा, तू पागल तो नहीं हो गई है? तुझे लड़का देखने की क्या ज़रूरत है? जब इतना अमीर है, रईस है, तो फिर तो उसे देख के क्या करेगी? हमें तो अमीर बंदा चाहिए था, खूबसूरत भी चाहिए था, यह सब कुछ ही उसके अंदर है, तो तुम्हें देखने क्या है? उसको देख के तुम्हें उसकी बेइज्जती करनी है, या तुम्हें आखिरी फैसला तब करना है? फैसला हो गया है, हम अपनी श्रेया की शादी इसी के साथ करवा रहे हैं। मैं भी यह सब कुछ सुन रही थी, लेकिन मैं कुछ बोलती तो मेरी क्लास लग जाती, इसलिए मैं बोल नहीं रही थी। मेरी माँ ने कहा, लेकिन देखना तो पड़ेगा ना। मेरे पिता ने कहा, मैं देख कर आ चुका हूँ, अब तुम्हें क्या देखना है? मैं देख कर आ चुका हूँ अच्छी तरह, बिल्कुल ठीक है।
बस मुझ पर भरोसा कर। तुझे तो मेरे पाँव धो के पीने चाहिए कि तेरी बेटी के लिए इतना अच्छा रिश्ता ढूंढ के लाया हूँ। यह कोई आसान काम तो नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। कहाँ मिलते हैं ऐसे रिश्ते, और लोग ऐसे रिश्ते के लिए अपनी बेटियों को 5 मिनट में देने को तैयार हो जाते हैं। वो तो कहते हैं कि बस आप हमारी बेटी ले लो, बेशक लड़की की दूसरी शादी हो, तीसरी हो। ऐसे अमीर आदमी को चौथी शादी के लिए भी कोई अपनी कुंवारी लड़की दे देगा। लेकिन खैर से इसकी पहली शादी है, जात पात भी अच्छी है, खून खानदान भी अच्छा है, और शक्ल खूबसूरत का भी अच्छा है, और अमीर भी है। बस और क्या चाहिए होता है। मर्द की शक्ल नहीं, हम कमाई देखते हैं, लेकिन वह शक्ल का भी अच्छा है। तुम अपनी बेटी से कह दो कि शादी की तैयारी करे। वो लोग बारात लेकर आएंगे, बस 3-4 लोग होंगे। शादी की रस्में मंदिर में बैठकर हो जाएगी, पर घूंघट ना हटाना श्रेया का। फिर श्रेया को घर ले आएंगे, उसके बाद वो घर से आकर लड़की को विदाई करवा के ले जाएंगे। मेरी माँ ने कहा, कब? कोई तारीख दे के आए हो क्या? तो मेरे पापा कहने लगे, हाँ, रविवार के दिन का तारीख देकर आया हूँ। मेरे पिता ने पता नहीं कहाँ से लड़का निकाला था, क्या परेशानी था, क्या चक्कर था, नहीं पता, लेकिन उसने हमें लड़की की तस्वीर तक नहीं दिखाई, न ही लड़के से मिलवाया, न उसका घर दिखाया। और रविवार में तो सिर्फ 4 दिन रह गए थे। बस कहने लगा कि शादी है और सारी तैयारियां करने लगा। मेरी माँ ने कमेटी भी निकलवा के उसके हाथ पे रखती थी, और वह सारी तैयारियां में व्यस्त हो गया था, और उसने सब कुछ कर लिया। रविवार वाले दिन हमें सुबह सुबह कह कर गया कि लड़की को दुल्हन बना के तैयार कर दो, और फिर थोड़ी देर बाद कहने लगा कि दूल्हा और सब आ जाएगा। मंदिर हमारे घर से दूर नहीं थी। मेरी माँ ने मुझे बड़ी कसम दी। मैं बस सिर झुका के गई और अग्नि के 7 फेरे ले लिए, और गले में मंगलसूत्र पहन लिया, सिंदूर भी लगा लिया था। अब मैं क्या बोलती, क्योंकि इससे पहले ही मैंने बहुत कोशिश कर चुकी थी, पर उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ था। उल्टा मेरी माँ ने मेरे मुंह पर जोरदार थप्पड़ मार दिया था। गरीब लोग हैं ना, अपनी बेटियों को बातों से ही मारते हैं, और हाथों से भी, और हमें भी आदत होती है। 1-2 थप्पड़ तो हम ऐसे ही खा लेते हैं। उसने भी वैसे भी मुझे मारा था। मेरी माँ ने मेरे पिता से कहा था कि जब उन लोगों को घर आना हो तो मुझे पहले ही बता दे, मुझे खातिरदारी करनी है। मेरे पापा ने कहा था, छोड़ खातिरदारी को। और मेरी माँ के तो दिल में छोटे छोटे अरमान थे। वह फूलों की पत्तियाँ लेकर आई थी, कहती थी कि मैं अपने दामाद का स्वागत करूँगी। मंदिर में शादी तो हो गई थी, पर मेरी माँ चाहती थी कि विदाई घर से हो। और जिस समय उन लोगों को आना था, उस समय अचानक मेरे पापा कहीं गायब हो गए। मेरे जाने की तैयारी हो चुकी थी। मेरे लिए एक बैग बनाया गया था, जिसमें अच्छे अच्छे कपड़े और मेरी ज़रूरत का कुछ सामान था। कुछ ऐसी चीज़ें थी जो मेरी अपनी थी, और मैं इस घर से साथ ले जाना चाहती थी। वह बैग पहले से ही बाहर तैयार पड़ा था। मैं दुल्हन बनी बैठी थी। मेरी चादर मेरे पास पड़ी थी कि ऊपर करके निकल जाऊं। दरवाजे पर दस्तक हुई और कुछ लोग अंदर आए। साथ में दूल्हा साहब भी थे। उन्होंने शेरवानी पहन रखी थी और सर पर ऐसा सेहरा पहन रखा था कि उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। इतनी सादगी वाली शादी में फिर इतनी अच्छी तरह से वह तैयार क्यों हुआ था? सादे से कपड़े भी पहन लेता तो क्या बुरा था। अमीर लोगों को क्या शौक होते हैं दूल्हा बनने के, यह तो गरीबों के छोटे छोटे ख्वाब होते हैं। खैर, मेरी माँ ने उन लोगों को बाहर बिठाया। मेरी माँ ने कहा, आपने मेरे पति को कहीं देखा है? वह कहीं दिखाई नहीं दे रहा। मेरी माँ के तो हाथ पैर फूल रहे थे। पहली बार दामाद साहब घर पर आए थे और ऐन वक्त पर मेरे पापा पता नहीं कहाँ गायब हो गए, जबकि अभी तक तो वह सब कुछ संभाल रहे थे, सब इंतजाम भी देख रहे थे, तो फिर अब कहाँ गायब हो गए थे। मेरी माँ कमरे में आई और कहने लगी, तेरे बाप ने पता नहीं क्या तमाशा बना दिया, कहाँ चला गया है? वह लोग विदाई मांग रहे हैं, तेरे बाप के बिना विदाई कैसे होगी? उनमें से एक आदमी ने कहा, आप विदाई दे दें, लड़की के बाप को लगता है कोई ज़रूरी काम है जो वह कहीं चले गए हैं। मैंने दिल में सोचा कि इससे ज़्यादा ज़रूरी काम क्या हो सकता है।
मैं कमरे में बैठी थी और जाली वाला पर्दा लगा हुआ था। जाली वाले पर्दे की एक खूबसूरत यह होती है कि बाहर से कोई अंदर नहीं देख सकता, लेकिन आप अंदर से बाहर देख सकते हैं। दूल्हा बिल्कुल मेरे सामने कुर्सी पर बैठा था और मैं उसको देख रही थी। थोड़ी देर के बाद उसके हाथ से उसका मोबाइल ज़मीन पर गिर गया और वह ज़मीन से मोबाइल उठाने के लिए ज़रा आगे को झुका। उसके चेहरे पर जो सेहरा था वह हवा में उठा और मुझे उसका चेहरा दिखाई दिया। जैसे ही मुझे उसका चेहरा दिखाई दिया, मेरे कदमों के नीचे से ज़मीन निकल गई थी। मेरे सर से जैसे आसमान भी उड़ गया था। मेरा दिल ऐसे बैठा था जैसे मेरे कदमों में गिर गया हो। मेरा गला तुरंत से सूख गया और मेरे हाथ पांव कांपने लगे। मेरी हालत इतनी ख़राब होने लगी थी कि मेरी माँ भी हैरान हो गई। उसने कहा, क्या हुआ मेरी बच्ची, क्या हुआ? मैंने कहा, यह दूल्हा कौन है? देखो इसको, यह कौन है? मेरी माँ ने कहा, कौन होगा? अजय है तेरा पति। मैंने कहा, नहीं नहीं, यह मेरा पति नहीं है, यह कोई अजय नहीं है, यह तेरा पति है, यानी मेरा बाप है यह मेरा। देखो इसको, देखो। मैंने चिल्लाना शुरू कर दिया और तुरंत उठकर चली गई। मेरे कदम भी लड़खड़ा रहे थे। ऐसा लगता था मेरा पूरा शरीर में जान ही नहीं है। जब इंसान पर कोई बेहद दुख ताबड़तोड़ हो जाता है तो उसकी ऐसी ही हालत होती है, और यह वही लोग समझ सकते हैं जो ऐसी हालत से गुजरे हों। मैंने जाकर उस शख्स के चेहरे पर से सेहरा नोच दिया। वह और कोई नहीं, मेरा अपना ही बाप था। करीब था कि मैं बेहोश हो जाती, लेकिन अभी तो मुझे होश में रहना था। यह जानना था कि मुझ पर यह क़यामत क्यों टूटी थी। मेरी माँ की हालत तो मुझसे भी ज़्यादा बुरी हो गई थी। बाकी सब वहाँ से ऐसे रफू चक्कर हो गए जैसे उन्हें पता था कि अगर कोई परेशानी हुआ तो चले जाएंगे। और वह आदमी अजय, वह नवाब जिसके साथ मेरी शादी करवाई गई थी, उसका तो कोई नामो निशान ही नहीं था। वह तो एक ख्याली किरदार था। अब इस घर में सिर्फ मैं, मेरी माँ और मेरा बाप ही रह रहे थे। मेरी माँ की आंखों में सवाल थे और मेरे भी। वह सामने खड़ा था। मेरी माँ ने कहा, यह क्या किया तुमने? यह क्या तमाशा लगा रखा है? यह सब कुछ झूठ था? यह क्या झूठ तमाशा लगाया है? उसने कहा, झूठ तमाशा नहीं, शादी हुई है, हो गई है शादी। अब यह मेरी पत्नी है। मेरी माँ ने कोई चीज़ उठाई और उसके सर पर मारने लगी। उसने अपने आप को बचा लिया। शर्म नहीं आती अपनी बेटी से शादी करते हुए? तो उस आदमी ने कहा, मेरी बेटी कहाँ है? यह तो तेरी बेटी है, तू लाई थी इसको अपने साथ। मैं इसका सगा बाप तो नहीं हूँ। हाँ, यही वही हकीकत थी जो मेरी माँ मेरी ज़बान पर भी नहीं आने देती थी। मैं जब कहती थी कि वह मेरा बाप नहीं है तो मेरी माँ मेरे मुंह के आगे हाथ रख देती थी। कहती थी, इसने तुझे बाप की तरह पाला है, तेरा सगा बाप नहीं है तो क्या हुआ? तेरे साथ इसका कोई रिश्ता नहीं है तो क्या हुआ? इसने तुझे पाला है। क्योंकि जब मेरी माँ विधवा हुई, मैं उस समय बहुत छोटी थी। उसके बाद मेरी माँ की शादी कराने के लिए बहुत से रिश्ते थे। बहुत से लोग शादी करने को तैयार थे, क्योंकि वह भी मेरी तरह बहुत खूबसूरत थी। लेकिन सब लोग कहते थे कि इस लड़की को छोड़ दो तो हम शादी करेंगे, वरना नहीं। पर मेरी माँ ने सारे रिश्ते छोड़ दिए और एक गरीब आदमी यानी कि इस आदमी से शादी कर ली, सिर्फ इस आधार पर कि यह मुझे अपने साथ रखने के लिए तैयार था। और मेरी माँ गरीबी की ज़िंदगी में पड़ गई। मेरे सौतेले बाप का रवैया मेरे साथ हमेशा से ठीक ठाक ही था। उसने कभी मेरे साथ भी दस्तराजी नहीं की, कोई ऐसी वैसी बात नहीं की। मैं उस समय बहुत छोटी थी, शायद 6 महीने की थी, जब मेरी माँ ने मेरे सौतेले बाप से शादी की थी। इसलिए ज़िंदगी के कुछ साल तक तो मुझे पता ही नहीं था कि यह मेरा सौतेला बाप है। फिर रिश्तेदारों ने बता दिया और इस तरह से मुझे पता चला। इसके बाद से मुझे नफ़रत होने लगी, और यह नफ़रत मेरी माँ के लिए थी कि आपने क्यों किसी और से शादी की और मुझे ऐसे रिश्ते में रखा। मेरी माँ ने कहा, और क्या करती, मैं भी गरीब ख़ानदान से थी। अमीरों के लिए रिश्ते आ रहे थे, लेकिन वो तुम्हें रखना नहीं चाहते थे। यह गरीब था, लेकिन यह तुम्हें रखना चाहता था। मेरे बाप ने हमसे झूठ बोला था, तमाशा किया था, हंगामा किया था, बढ़ा चढ़ा कर कहा था। वह जिस रिश्ते की तारीफ़ें कर रहा था
वह रिश्ता दरअसल उसका अपना था, कोई अजय अमीरजादा नहीं था। वह सब झूठ बोल रहा था, अपने बारे में कह रहा था। तभी तो उसने हमें किसी भी लड़की की तस्वीर नहीं दिखाई, मिलवाया भी नहीं, कोई घर नहीं दिखाया, मंदिर में भी खुद ही बैठा था, सबको अपने साथ मिलवाया हुआ था। उसने तो हमारी शादी रजिस्ट्री भी करवा दी थी, मैरिज सर्टिफिकेट भी था उसके पास, मैंने भी उस पर हस्ताक्षर किए थे। मैं तो इतनी भी पढ़ी लिखी नहीं थी कि मैं यह देख लेती कि क्या लिखा हुआ है, बस अपना नाम लिखना आता था, वह भी टेढ़ा मेढ़ा। मेरी माँ ने कहा, तुझे शर्म नहीं आई? उसने कहा, तेरी बेटी बदनाम हो चुकी है, तू क्या चाहती थी कि मैं तेरी बेटी के लिए किसी नौजवान का रिश्ता लेकर आता? अरे घर की बात घर में ही रह जाएगी। मेरी माँ सर पकड़ कर बैठ गई, मेरा हाथ पकड़ा और तुरंत मुझे इलाके के बड़े पुजारी जी के पास ले गई और उनको जाकर हर एक बात बता दी, सब कुछ बता दिया। वह भी हैरान रह गए। उन्होंने कहा, हमारे मोहल्ले में यह क्या हो रहा है? अगर यह बात मीडिया वालों तक पहुंच गई तो पता है क्या होगा? सबसे पहले वो ऊपर लिखेंगे, बाप ने बेटी से करवा ली शादी, और उसके बाद हमारा पूरा मोहल्ला बदनाम हो जाएगा। जबकि मेरी माँ और मैं यह बात अच्छी तरह जानते थे कि हमारी संस्कृति में अगर कोई पुरुष एक नारी के गले में मंगलसूत्र डाल दे और मांग में सिंदूर भर दे तो वह पति पत्नी बन जाते हैं। और फिर उसने तो मैरिज सर्टिफिकेट भी यह सब कुछ करवा लिया था। अब या तो यह हो सकता था कि हम लोग उस पर केस करें, तो कहता कि अपनी पहली पत्नी यानी कि मेरी माँ को तलाक देना चाहता हूँ, और केस वह जीत ही जाता, क्योंकि जब मर्द औरत को साथ न रखता चाहे तो औरत क्या कर सकती है, और FIR में कानूनी तौर पर उसकी पत्नी बन जाती। उसने कहा, अगर बाप सौतेला हो लेकिन उसने किसी औलाद को बेटी की तरह पाला हो तो उसके साथ शादी की जायज़ नहीं है, हराम है, क्योंकि जो एक बार माँ बाप की जगह पर आ जाता है, चाहे उसके साथ आपका खून का रिश्ता ना भी हो, उसके साथ आपकी शादी नहीं होती। लेकिन वह आदमी बहुत चालाक है, उसने बड़े तरीके से यह चाल चली है और सब कुछ पक्का किया है, और आप लोगों को कुछ पता ना चल रहा है। मेरी माँ ने कहा कि हमें तो उसने सारी ज़िंदगी घर में कैद रखा, बाहर निकलने नहीं दिया, किसी बात का पता न लगने दिया। हम तो हमेशा मासूम ही रहे, हमें क्या पता था कि यह सब कुछ होगा। उसने यह सब इतना बढ़िया प्लान बनाकर किया कि हम लोग कभी भी नहीं पहुँच पाते, और अगर मेरी बेटी को पहले बताना पड़ता तो शायद वह तो अभी तक सुहागरात भी मना चुका होता। मेरी माँ ने रोना शुरू कर दिया। बात तो ऐसी ही थी कि मेरे से पहले ही बता दी, लेकिन पुजारी ने कहा, अगर इस तरह के काम होने लगे तो समाज में बहुत बिगाड़ पैदा होगा, इसलिए हमें उसे ऐसा नहीं करने देंगे, हम उसे रोकेंगे, हम आपके साथ हैं, तुरंत बुलाओ उसे। उसे बुलाया गया, मोहल्ले के और लोग भी जमा हो गए। उन्होंने कहा, तुम हमारे मोहल्ले में रहकर इस तरह की जलील हरकत नहीं कर सकते हो, तलाक लिख के दो। मजबूर हो गया, सबने उसे मजबूर किया और तलाक लिखवाया। उसके बाद मेरी माँ ने कहा, मुझे भी इस आदमी से तलाक चाहिए, मैं भी इसके साथ नहीं रहना चाहती हूँ। लेकिन वह मेरी माँ को तलाक देने पर राजी नहीं था। मेरी माँ ने इस पर केस कर दिया और मेरी माँ यह केस जीत भी गई। वह कहते हैं ना कि जब औरत के साथ कोई मामला होता है तो वह हर हाल में अपना सुहाग बचाना चाहती है, पर मेरी माँ ने मेरा साथ दिया, क्योंकि यह कोई मजाक नहीं था। उस आदमी ने मुझ पर नज़र रखी हुई थी, पता नहीं वह मुझे किन नज़रों से देखता था। मेरी माँ ने कहा कि मैं उसके साथ कैसे रह सकती हूँ, जब मैं तेरे लिए उस आदमी से शादी कर सकती हूँ तो क्या मैं तेरे लिए उसे छोड़ नहीं सकती। कुछ दिन तक मैं और मेरी माँ औरतों के एक सेंटर में रह रही थी, क्योंकि वहीं पर हम लोग रह सकते थे। 6-7 महीने हमारी ज़िंदगी के बहुत बुरे थे। मैं बहुत ज़्यादा सदमे में थी, मेरे साथ बहुत बुरा हुआ था। फिर उसके बाद गिरते पड़ते संभालते हम लोगों ने अपनी ज़िंदगी को इसी तरह एक डगर पर डाल ही लिया। अब हम दोनों माँ बेटी की मेहनत मजदूरी करते हैं, हम ही कमाते हैं और एक दूसरे के साथ रहते हैं, किसी को लेकर नहीं खाते और किसी पर भरोसा भी नहीं करते। यह बात मोहल्ले से बाहर नहीं निकली थी। आज इस बात को काफ़ी साल हो गए हैं। मैं अपनी कहानी इसलिए आप सबके सामने रख रही हूँ ताकि आप लोगों को पता हो। और जो औरतें किसी बेटी की माँ होती है और फिर किसी गैर मर्द से शादी कर लेती है और अपनी बेटी को उसके साथ रखती है, वे इस कहानी को पढ़कर इससे सबक हासिल करें कि कोई भी मर्द भरोसे के काबिल नहीं होता।
और औरत के सगे रिश्ते के अलावा वह सबके लिए सिर्फ एक मौका होता है। जैसे ही उसे मौका मिलता है वह उस पर झपटता है। इसका मतलब कि पहले से ही उसकी मुझ पर नज़र थी और मुझे पता ही नहीं था। मुझे यह आदमी तब से बुरा लगने लगा था जब मुझे यह पता चला कि यह मेरा सगा बाप नहीं है, क्योंकि मेरी माँ के साथ भी उसके ताल्लुकात कौन से अच्छे थे। वह उन पर हाथ उठाता था, गुस्सा करता था, बातें करता था। अब वह कहाँ है हमें नहीं पता, लेकिन मुझे पता है कि जहाँ भी होगा जलील ही हो रहा होगा, क्योंकि हमने उसे बहुत ज़्यादा बद्दुआएं दी थी। और फिर उसकी ज़िंदगी से उसकी पत्नी भी चली गई जो अभी तक उसका साथ दे रही थी, यानी मेरी माँ। मेरी माँ ने भी अच्छा फैसला किया। अगर उसके बाद भी मेरी माँ उसके साथ रहने का इरादा करती तो मैं अपनी माँ को छोड़ के ही कहीं भाग जाती, लेकिन मेरी माँ इन सारी चीज़ों को समझती थी। आखिरकार एक औरत पर उसके अंदर ही माँ की गालिब आ जाती है, पत्नी नहीं। जब औरत माँ बन जाती है तो वह फिर सारी ज़िंदगी माँ बन के ही सोचती है।